नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान 6 माह से जारी जंग अब सिर्फ मिसाइल्स और ड्रोन्स तक महदूद नहीं रही, क्योंकि आबना हरमुज़ और खित्ते में अमेरिकी फौजी मौजूदगी के बाद अब अमेरिका ईरान पर मौशी दबाव को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर चुका है। इस दौरान पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान पहुंच गए हैं, जहां उनकी आला सतह की मुलाकातें जारी हैं। उन्होंने ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। पाकिस्तान का कहना है कि वो खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए अपनी कोशिशें मुसलसल जारी रखे हुए हैं और सिफारतकारी के जरिए इस तनाज़े के हल के लिए कोशा है। दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिब्बी ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मौशी हमले की बात फौजी महाज पर बड़ी नाकामी का बिलवास्ता एतराफ है। उन्होंने मीडिया को मुखातिब करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि यह शिकस्त खाने वाले फरीक को फातिह के तौर पर पेश न किया जाए। अमेरिका की जानिब से ईरान पर मौशी पाबंदी आयद करने पर चीन का रद्द-ए-अमल मानी खेज है। चीन ने वाजे किया कि पाबंदियां और दबाव तनाज़ात हल करने की बजाय कशीदगी बढ़ाते हैं, जो किसी के मफाद में नहीं। चीन ने अपने जायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी इकदाम करने का इंदिया भी दिया। चीन का यह मौक़िफ़ अमेरिका के लिए वाज़े पैगाम है, क्योंकि अमेरिका ने चीन समेत ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात रखने वाले ममालिक पर सानवी पाबंदी आयद करने के अलावा माली जुर्माने आयद करने की धमकी भी दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेस्टेंट ने ईरान पर मौशी पाबंदियों को किसी दुश्मन के खिलाफ अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी मौशी कार्रवाई करार दिया। वो पहले भी कह चुके हैं कि ईरान पर आज से मजीद सख्त इक्तसादी पाबंदियां लगाई जाएंगी और उनके मुताबिक ये पाबंदियां ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बन सकती हैं। ये धमकियां अमेरिका की दिफाई महाज पर शिकस्त में नाकामी को जाहिर करती हैं। इस दबाव के साथ ही आबना हरमुज़ में आमदरफ्त अब भी महदूद है। कैप्लर शिप ट्रैकिंग सिस्टम के मुताबिक हफ्ते को 13 और इतवार को सिर्फ 4 बहरी जहाज ही आबना हरमुज़ से गुजरे, जबकि तेल की आलमी मंडियों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और हफ्ते के आगाज पर ब्रेंट खाम तेल 1% से ज्यादा कमी के बाद $93.45, जबकि अमरीकी खाम तेल $86.14 फी बैरल पे आ चुका है। जंग ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों के मुस्तकबिल पर भी सवालात उठा दिए हैं। एक रिपोर्ट यह बताती है कि ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने खित्ते में अमरीकी तंसीबात की कमजोरियां नुमायां कर दी। अमरीका ने अब अपने कुछ फौजियों और तैयारों को इजराइल, उर्दन और दीगर दूर दराज मकामात पर मुंतकिल किया है। अमरीका के लिए बड़ा इम्तिहान अब यह है कि उन अड्डों की दोबारा तामीर पर अरबों डॉलर खर्च किए जाएं या मशरिक़ वस्ता में फौजी मौजूदगी के पूरे ढांचे पर नजरसानी की जाए। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के मुताबिक 7 ममालिक में मौजूद 11 अमरीकी अड्डों के नुकसानात की मरम्मत पर तकरीबन $5 अरब खर्च हो सकते हैं, जबकि पेंटागन के जंगी अखराजात में तामीर नौ शामिल नहीं है। ईरान भी अमरीकी हिकमत अमली के मुताबिक अपनी सलाहियतें तब्दील कर सकता है और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स में सरमायाकारी बढ़ा सकता है, जो उर्दन और इजराइल तक पहुंच सके। जंग ने खलीजी इत्तेहादियों को भी अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पर दोबारा गौर करने पर मजबूर किया है और अब खलीजी ममालिक अमरीका के अलावा दीगर ममालिक के साथ भी दिफाई ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका में नवंबर में होने जा रहे वस्त मुद्दती इंतखाबात अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन ईरान जंग, गजा और यूक्रेन में अमन की कोशिशों की नाकामी और अंदरूने मुल्क महंगाई में इजाफे ने सदर ट्रंप को गैर मकबूल करने में अहम किरदार अदा किया। एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 33% अमरीकियों ने ट्रंप की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके बायस कांग्रेस में रिपब्लिकन्स की शिकस्त का इम्कान बढ़ चुका है। ऐसे माहौल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज तेहरान पहुंचना अहम सिफारती पेशरफ्त है। जंग का दायरा बढ़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान अब भी सिफारती दरवाजा खुला रखा हुआ है और किसी भी वक्त फैसलाकुन ब्रेक थ्रू मौजूद है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस पूरे मंजरनामे में बात करने के लिए दिफाई तजियाकार हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर बड़ी ग्रिप रखते हैं, बेशुमार मौक़ों के ऊपर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहे और अभी इस मंजरनामे के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब से की जाएगी। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एयर मार्शल साहब, अभी मौजूदा मंजरनामा देखा जाए तो क्या इक्तसादी पाबंदियों को आयद करके अमरीका वो अहदाफ हासिल कर सकता है जो इस जंग के दौरान माली एतबार से, सकाफती एतबार से, शख्सी एतबार से, मौशी एतबार से वो ईरान का करता रहा? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर तो इसको हम एक रीजनल लेवल पे लें या एक टैक्टिकल लेवल पे लें तो हमें ये नज़र आएगा कि अमेरिका ने काफ़ी हद तक इस पे मार खाई और ईरान जो है वो बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा, जो कि वो खड़ा भी रहा और ईरान ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, ये एक सफरिंग और सेक्रीफाइस की उसकी लीडरशिप ने, और वो बहुत कॉस्ट उसने रेस की अमेरिका की उस लिहाज से। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल
एक हिस्ट्री को देखें तो जो डोमिनेंट पावर होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि रीजनल लेवल पे किसी ना किसी तरह का कैओस रहे, और कोई इंडिविजुअल या कोई एक सिंगल पावर जो है वो रीजनल को डोमिनेट ना करे, यानी कि वो चाहेंगे कि मल्टीपोलर रीजन हो और यूनिपोलर वर्ल्ड हो। और यही कोशिश उनकी रही है, चाहे वो एशिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो मिडल ईस्ट है, या चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया है। तो उन्होंने, अगर आप यूक्रेन और रशिया का देखें मामला जो चल रहा है, जो साउथ नॉर्थ कोरिया का चल रहा है, जो चाइना इंडिया का चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, और ये एरिया जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट जो मिडल ईस्ट का है वो इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पे इसराइल की भी कुछ अज़ाइम हैं और इसराइल के एम्बिशंस हैं, और इसराइल जो है यहाँ पे एक बहुत एक अपनी आप कहें कि स्टेट भी बनाना चाहता है, काफ़ी सारा लैंड भी वो लेना चाहता है और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहता है। और उसने अपनी सिक्योरिटी को अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू और बहुत ज़राए के थ्रू कोशिश की, और वो मजबूत काफ़ी हद तक इस पोजीशन में रहे, जंगों से भी और पीस टाइम में भी। लेकिन फाइनली जो एक आखिरी दीवार थी वो ईरान था, जिसको वो चाहते थे कि वो उसे ख़त्म किया जा सके। तो ये पूरा जो एक मंजरनामा मैं इस वजह से पेश कर रहा हूँ कि इस बैकग्राउंड के ऊपर ये सारा मामला शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारे यूएस प्रेसिडेंट्स ने माजी में जो है वो जंग करने से इज्तनाब किया, और उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उन्हें मालूम था कि ईरान जो है वो ना तो इराक है, ना सीरिया है, ना लीबिया है। ईरान के पास ना सिर्फ ये कि इतनी सैंक्शंस, 40 साल की सैंक्शंस के बाद जंगी सलाहियत मौजूद है, उनके पास एक बहुत मजबूत प्रोग्राम मौजूद है, बल्कि उनकी लीडरशिप जो है वो भी बहुत मजबूती के साथ इस वक्त खड़ी है, और वो किसी तरह की स्पेस देने को तैयार नहीं और कुर्बानियां देने को तैयार है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है जिसको ईरान कंट्रोल करता है और अभी तक कंट्रोल कर रहा है। तो इन तमाम अवामिल को देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने इज्तनाब किया, लेकिन फिर इस दफ़ा ट्रंप जो हैं उन्होंने जो जूइश और जो ज़ायनिस्ट लॉबी थी उसके अंडर प्रेशर इस कारहाय खैर को अंजाम देने की कोशिश की, और समझा कि शायद वो इसको इसी तरह कर लेंगे जिस तरह उन्होंने वेनेज़ुएला वाले के साथ किया है, या उन्होंने किसी और इराक या ईरान को लीबिया को होते देखा है। तो ऐसा हो नहीं सका। तो अब जो सिचुएशन है वो आमिन, आपने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, बहुत सारी वजूहात हमने बताई भी, और बहुत सारी हम कंक्लूजन्स पे भी आए कि कौन जीता कौन हारा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं। बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो ज़्यादा डेंजरस इस वजह से है क्योंकि इस वक्त स्टेलमेट की सिचुएशन है, नो पीस नो वॉर वाली सिचुएशन है, बल्कि मोर वॉर एंड लेस पीस वाली सिचुएशन है अगर आप कहें। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये ज़्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ इकोनॉमी के लिए बल्कि तमाम रीजनल प्लेयर्स के लिए भी। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि इस वक्त तमाम गल्फ कंट्रीज जो मौजूद हैं, जो किंगडम्स मौजूद हैं, उनकी इनसिक्योरिटी में बहुत इजाफा हुआ है। सर इससे उनके पहले पास सर जो मशरक़ वस्ता दो के ममालिक पे सिनेरियोज बात करने से पहले एयर मार्शल साहब ये बताइए, ईरान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि मुआशी पाबंदियां लगाना या इक्तसादी पाबंदियां लगाना ये हार के मुतरादिफ है, तो क्या ये इसको सिर्फ ईरानी मौक़िफ़ समझा जाना चाहिए या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी यही पैगाम गया है कि अमेरिका ने थक हार के कोई नताइज हासिल नहीं किए? क्योंकि बारहा वो कहता था अपना हरमुज़ खुलवा लेंगे, और अभी ट्रैकिंग सिस्टम का डेटा ये बताता है कि वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं, एक दिन में 13 गुजरे और अगले दिन में 4 गुजरे, जहां से सैकड़ों जहाज रोजाना की बुनियाद पर गुजरते होते थे। तो क्या ये हार का एतराफ कर लिया गया है या फिर इसे एक और तरफ का पत्ता समझना चाहिए कि दिखाया कुछ और जा रहा है, पसे पर्दा कुछ और है? बिल्कुल यही बात है जो आपने कही। देखें, अमेरिका के पास अब एक एग्जिट स्ट्रेटजी वो चाह रहे हैं कि वो हो, और वो नैरेटिव से आएगी उनके पास। वो अब ये बताना चाह रहे हैं कि वो बड़ी डिबिलिटेटिंग किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे जिससे बिल्कुल चोक कर देंगे वो ईरान की इकोनॉमी को। तो पहले 40 साल भी उन्होंने ये करके देखा। लेकिन मैं जो आपसे पहले बात की कि अमेरिका के अज़ाइम और इसराइल के अज़ाइम ईरान के मुतल्लिक दोनों मुख्तलिफ हैं। ईरान को अगर आज तक इस लेवल पे कोई लेके आया है, या उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू किया था वो अमेरिका ने शुरू किया था। ईरान की अगर प्रॉक्सीज बनी है तो अमेरिका के ज़ेरे साया बनती रही हैं, क्योंकि वो हमेशा ये चाहता रहा कि जो गल्फ स्टेट्स हैं उनके लिए कोई एक ऐसी बोगी ज़रूर मौजूद हो जो ईरान की सूरत में हो। और फिर उन्होंने शिया सुन्नी वाला जो तसादुम था उसको ज़्यादा तूल दी, उसको ज़्यादा आप कहें कि एक किस्म का को आगे लेकर गया, और शिया वाली जो पॉपुलेशन थी उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की ताकि एक इनसिक्योरिटी रहे, और जो उनकी वेपन इंडस्ट्री है, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो चलता रहे।
और वही सबसे बेनिफिशियल रहा इस ईरान वॉर के दौरान भी। और अगर आप देखें तो जो उनकी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लॉकहीड मार्टिन शामिल है, रेडियन शामिल है, बोइंग है, ये सारे वो हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट इस जंग के दौरान हासिल किया, और पैसा जो है वो ज्यादातर गल्फ कंट्रीज का लगता रहा। तो आप ईरान को वो अगर सैंक्शंस लगाते हैं जो उन्होंने पहले भी लगाई थी, तो उससे कोई ईरान में कमजोरी नहीं आई, क्योंकि ईरान किसी ना किसी तरह से, काफी सारे मुल्क ऐसे होते हैं जो रीजनल भी होते हैं और जो ऐसे जो चाहते हैं कि अमेरिका को इतना बहुत ज्यादा इधर इन्फ्लुएंस ना क्रिएट हो सके, जिसमें चाइना शामिल है, रशिया शामिल है, वो किसी ना किसी तरह से ईरान की हेल्प करते रहे हैं और करते रहेंगे। और ईरान भी जो है वो अपने आप को सरवाइव करता रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सैंक्शंस होंगी कि जिससे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। अच्छा, और एयर अब मार्शल गल्फ साहब, कंट्रीज के लिए भी ये एक बताइए लम्हा सर कि फसीला है। अभी अभी जो फील्ड मार्शल का दौरा है, तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि अमेरिका ने सैंक्शंस आयद की हैं, या उसे इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि ओमान के जो डेलीगेशन हैं वो भी इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद है, बावजूद इसके कि तेहरान ने कहा है कि ओमानी डेलीगेशन का पाकिस्तानी डेलीगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने एक बहुत क्रूशल रोल प्ले किया है, और ये मेरा ख्याल में तमाम दुनिया को मालूम है, आपके प्रोग्राम्स में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ। उसी की कॉन्टिन्यूटी के लिए मेरा ख्याल में हमारी लीडरशिप ये चाहती है कि इस तनाज़े को किसी ना किसी तरह से किसी एक करवट बिठाया जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैय्यज़ हों आपस में। और पाकिस्तान ही था जिसने अमेरिका और यानी ईरानी लीडरशिप को करीब लेकर आया, आपस में एक दूसरे के करीब बिठाया। तो वो अभी तक इस कोशिशों को जारी रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पे इसका बहुत इफेक्ट है। पाकिस्तान का डायरेक्ट बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और जितनी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी ईरान में होगी वो पाकिस्तान में स्पिल ओवर भी हो सकती है और हो रही है। और उससे पाकिस्तान को ना सिर्फ जोग्राफी तौर पे सिक्योरिटी वाइज नुकसान होगा, बल्कि इकोनॉमिकली भी। ये जितनी भी प्राइसेस बढ़ती हैं, फूड इनसिक्योरिटी होगी, एनर्जी इनसिक्योरिटी होगी, तो उससे डेफिनेटली पाकिस्तान पे भी असर होगा। तो ये इस दौरे को डेफिनेटली उस तनाजुर में जरूर देखना चाहिए, और फील्ड मार्शल साहब जरूर चाहेंगे, हमारी लीडरशिप जरूर चाहेगी कि किसी ना किसी तरह से इसको, किसी ना किसी इस स्टेलमेट को खत्म होना चाहिए, किसी ना किसी साइड पे इसका कोई कंक्लूसिव चीज होनी चाहिए, ताकि रीजन में एक स्टेबिलिटी आए, एक सर्टेनिटी वाला माहौल आए, जो कि बहुत जरूरी है। अभी अगर आज भी अगर किसी तरह की सर्टेनिटी आ जाती है, तो आप देखेंगे कि कई महीने लगेंगे, बल्कि कई साल लगेंगे कि दोबारा नॉर्मलसी वापस आएगी, और दोबारा से जो एक शॉर्टेज ऑफ फर्टिलाइजर्स और शॉर्टेज ऑफ ऑयल जो चल रहा है, और जो लॉजिस्टिक्स हैम्पर हुई है अभी तक, जो एक फ्लो ऑफ लॉजिस्टिक चेन थी, उसको वापस आने में काफ़ी अरसा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली पाकिस्तानी लीडरशिप चाहेगी कि इसको किसी ना किसी तरह से हल किया जा सके। अच्छा, एयर मार्शल साहब, वो बताइए जिसका तज़किरा मैंने अपने इब्तदाइये के अंदर भी किया कि $5 बिलियन के करीब तकरीबन नुकसान है खलीजी ममालिक के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को, और पेंटागन के वो जो तामीर नौ के हवाले से अखराजात हैं वो मुख्तस नहीं किए गए। पेंटागन ने सिर्फ अपने अखराजात किए मिज़ल्स के हवाले से, तामीर नौ के हवाले से नहीं किए। तो अब इस ज़मन के अंदर क्या पूरे मशरक़ वस्ता की पॉलिसी पे नज़रसानी अमरीका करेगा, या उसी तरीके से चलाएगा जिस तरीके से इस वक्त डैमेजेस मौजूद हैं, या अगर नज़रसानी होगी तो किन समतों को देख के होगी? यानी वहां से अपनी बिसात को रफ्ता रफ्ता लपेटा जाएगा, या मजीद मजबूत किया जाएगा उन लूप होल्स को देख के जो अभी दिखाई दिए? देखिए, अमेरिका को बहुत इकोनॉमिक लॉस तो डेफिनेटली हुआ है, जिस तरह का उन्होंने वेपन इस्तेमाल की, और ये कॉस्ट जो है ईरान ने उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट की है। डेफिनेटली ईरान को खुद भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डैमेज हुआ है, इकोनॉमिकली उनको बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन वो चीज़ें जो अमेरिका चाहता था, वो ऑब्जेक्टिव जो इसराइल के थे, वो अचीव डेफिनेटली ईरान के खिलाफ नहीं हो सके, और इतनी डेटरेंस नहीं हुई। चाहे उसको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया, चाहे उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, लेकिन ईरान आज भी खड़ा है, और आज भी मेरा ख्याल में वो इस लेवल पे, अगर कल को नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ आएगा नेगोशिएटिंग टेबल पे और कोई चीज डिक्टेट कर सकेगा ईरान को बड़ी स्ट्रिक्टली, जो कि आज तक वो नहीं कर सका। Having said that, देखिए, इनसिक्योरिटी जो गल्फ स्टेट्स की है वो बहुत बड़ी है। गल्फ स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपोज हुआ है। गल्फ स्टेट्स के वो तमाम अड्डे जो अमेरिकन इस्तेमाल कर रहे थे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुए हैं। वो तमाम सेंटर्स जो उनकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही थी वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। उनके एनर्जी का जो पूरा एक नेटवर्क है वो एक्सपोज हुआ है। लॉजिस्टिक की जो चेन है वो एक्सपोज हुई है, क्योंकि
वो उस तरह से तैयार नहीं थे जिस तरह से ईरान जो है उसने अपने आप को डग इन किया हुआ था और डीप डाउन ट्रेंचेस बनाए हुए थे और वहां पे वो अपने आप को महफूज किया हुआ था, अपने इक्विपमेंट को महफूज किया हुआ था, अपने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को महफूज किया हुआ था और वही उसका सर्वाइवल था। जबकि गल्फ स्टेट्स ने उसको आउटसोर्स किया हुआ था अमेरिकन की तरफ और उसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने खर्च किए थे और उनको ये यकीन था कि काफी हद तक अमेरिकन जो है उनका ये डिफेंस सिस्टम जो है जो जॉर्डन से लेकर तकरीब ये दोहा तक मौजूद है, वो उसको सर्वाइवल देगा और वो उसको सिक्योरिटी देगा। तो वो ऐसा हो नहीं सका और वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज़ हुए हैं। तो उनके पास इस वक़्त 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो स्टेटस को इस्तेमाल यूज़ रखें, जो कि वो काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि अभी तक वो अमेरिकन्स पे डिपेंडेंट हैं और आगे भी डिपेंडेंट रहेंगे और ज़्यादा पैसा उनकी इंडस्ट्री में लगाएँगे ताकि ज्यादातर और वो स्टेटस सिक्योरिटी को मिल ही सके। दिखाई देते हैं। और दूसरी तरफ चाहे अगर इनफरादी तौर पे वो अगर अपने एलाइज को तब्दील करें, रीअलाइनमेंट करें, तो हालात जो है उनके हक में कुछ बेहतर हो सकते हैं।